हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आर के कॉन्सेप्ट ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग उसी इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बातें करेंगे जिसका पहले हम लोग एक पार्ट 1 में जिक्र कर चुके हैं। आज फिर से हम उसी मुद्दे को लेकर, उसी सेशन को लेकर के आपके बीच में हाजिर हूँ। आखिर बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में जाने से पहले कैसी तैयारी होनी चाहिए, एग्ज़ाम हॉल में बैठने के समय हमें क्या करना चाहिए, इन सारे मुद्दों पर हम लोग बारी बारी से जिक्र करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आए और बिना कहे हुए ही लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अंत में मैं ये भी कहूँगा, आपसे जिक्र करूँगा कि अगर और भी आपको अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों में, ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने सेशन की। हमने लिख रखा है 10th बोर्ड फाइनल एग्जाम में बैठने से पहले ज़बरदस्त तैयारी। जी हाँ दोस्तों, पहले हम लोगों ने इसका जिक्र भी कर चुका है पार्ट 1 में कि हमें कौन कौन सी तैयारियां कर लेनी चाहिए। जैसे पहले हमने लिखा है 2 बॉल पेन, एक नीला बॉल पेन और एक आपका काला बॉल पेन। ये पेनों का जिक्र हमने करते समय बताया था कि नीला और बॉल पेन दोनों लेने का मतलब क्या होता है। एक आपका हेडिंग देने के लिए आपका हो जाएगा और एक आपका उसका आंसर देने के लिए हो जाएगा। अब उसके साथ एक दूसरे चीज़ का हमने जिक्र किया हुआ है कि एक आपके पास औजार बक्स भी होना चाहिए। औजार बक्स में ये आपको ध्यान रखना है कि आपके एग्ज़ाम हॉल के दौरान जो भी इसमें इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, कंपास, स्केल, इरेजर, पेंसिल, ये सब होने चाहिए। और इसका खास ध्यान रखते हुए आपको उसकी अपने पास रख ही लेना चाहिए। आगे है आपके विज्ञान के किताबों में कुछ डायग्राम दिए गए हैं जो आपके परीक्षा हॉल के दौरान बनाने के लिए आता है। तो हम तो आपको यही सुझाव करेंगे कि आप घर पर ही उसको पहले से ही बना करके प्रैक्टिस कर लें। जैसे कि श्वास नली का, पाचन तंत्र का, ये सब आपके परीक्षा हॉल के दौरान आता रहता है बनाने के लिए। तो आप इसको घर पर प्रैक्टिस कर लें इन डायग्रामों को बनाने के लिए। नाम के सहित चित्र भी और उसका जो पार्ट का नाम है वो भी बनाने की आदत डाल लें। इसके बाद मैं जिक्र करूंगा अगला जो पार्ट है, प्रश्न का उत्तर आसान भाषा में लिखने और याद करने की आदत डालें। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, सारों प्रश्न को तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे इतिहास का प्रश्न हुआ, विज्ञान का कुछ ऐसे प्रश्न आपको मिल जाते हैं जो जटिल होते हैं। तो उस चीज़ को आप अपने भाषा में समझें और उसको आसान से आसान भाषा में लिख करके उसे याद करने की कोशिश करें। बार बार लिखने से और पढ़ने से भी वो चीज़ें आसानी से याद हो जाती है। और आप जो अपने से नोट्स बनाएंगे वो आपके लिए और बेहतर होगा। एग्ज़ाम हॉल के दौरान ऐसे प्रश्नों को पढ़ करके एग्जामिनर थोड़ा सा आपसे ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि किताबी लैंग्वेज और आपका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग होता है। आपका अपना लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा प्रभावित करता है, ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसके बाद मैं कहता हूँ आगे क्या जिक्र करना है, कठिन सवालों पर विशेष ध्यान दें। जो सवाल जो मैथ में होता है जो आपको बार बार परेशान करते हैं, उन सवालों को आप विशेष ध्यान दें। हल्के सवालों पर थोड़ा कम समय दें, लेकिन जो सवाल आपको बार बार परेशान करते हैं उन सवालों पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसका बार बार रिवीजन करें। बार बार रिवीजन करिएगा, कई बार रिवीजन करिएगा तो वो सवाल भी आपके लिए आसान हो जाएगा। टीचर कैसे पढ़ाए हैं, कैसे समझाए, वो बात अलग होती है। आप उस चीज़ को कैसे समझे हैं, उस चीज़ को कैसे हैंडल किया, आप क्या सोचते हैं, वैसे अपने तरीके से उसका जवाब और बनाने की कोशिश करें। तरीका सही होना चाहिए, है ना। भले आपका और टीचर का मेथड मैच भले ना करे, तरीका सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे तरीक़ों से अपना सवाल को आसान भाषा में बनाने की कोशिश करें और बार बार रिवीजन करें। जब परीक्षा नज़दीक आती है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसके पहले तो समय नहीं देते हैं, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आता है वो देर देर रात तक जग करके पढ़ते हैं। 12 बजे रात, 1 बजे रात तक, 2 बजे रात तक। ये कोई पढ़ने का तौर तरीका नहीं है। विद्यार्थी को अमूमन जो है 9 बजे 10 बजे तक पढ़ना चाहिए, 10th क्लास के विद्यार्थियों को। और उसे सो जाना चाहिए खा पी करके, बिना टेंशन के। परीक्षा है तो देना है, उसमें टेंशन लेने की तो बात नहीं। टेंशन लेने से तो उस समस्या टल नहीं जाएगी, और वो समस्या उनके लिए होती है जिसकी तैयारी कंप्लीट नहीं होती है। तो मैं तो कहूँगा कि आप देर रात तक ना जगे। हाँ, सुबह में जगकर पढ़ने की आदत जरूर डालें, क्योंकि जो सुबह का समय होता है 3 बजे 4 बजे, वो समय थोड़ा सा शांत माहौल होता है। और वैसे अवस्था में अगर आप सो के जगते हैं तो आपका मन भी अस्थिर रहता है और पढ़ा हुआ चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो आप देर रात तक ना पढ़ें, सुबह में जगकर पढ़ने की आदत डाल लें।
सुंदर एवं साफ अक्षरों में लिखने का अभ्यास करें। बिल्कुल, ये तो आपको करना चाहिए। सुंदर और साफ अक्षरों में कॉपी लिखने से उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। पहला कि ये है कि अगर आप घर पे आर्डर डालिएगा सुंदर लिखने का, तो लिखावट भी एग्जामिनर को प्रभावित करता है। और ये लिखने का आदत डालिएगा घर पर, 2-3 पेज लिखा कीजिए, चाहे वो अंग्रेजी का हो चाहे वो हिंदी का हो। तो ये सारी तैयारियां अगर आप करके तैयार रहते हैं, एक सबसे सफल योद्धा के रूप में परीक्षा हॉल में आप अपने प्रदर्शन को कर पाएंगे। तो ये कुछ तैयारियां रही, ये कुछ टिप्स रहे हमारे द्वारा सुझाए गए कि बिहार बोर्ड में बैठने वाले विद्यार्थी को परीक्षा हॉल में बैठने से पहले कैसी तैयारी कर लेनी चाहिए। मान लीजिए जो विद्यार्थी है इस सारा तैयारी कर लिया, तो परीक्षा हॉल के दौरान भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। परीक्षा हॉल में चले गए, परीक्षा हॉल में बैठ गए, उसको लेकर के परीक्षा हॉल में जब तक आप निकल नहीं जाते हैं तब तक कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कह रहे हैं परीक्षा, जैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जहाँ भी आपका जिस सेंटर पर पढ़ा हो उसको एक दिन पहले आप वहाँ चले जाएं, सेंटर देख लें। सेंटर देख लेंगे बाहर से। अब जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उसको समय से पहले ही पहुँच जाए। जब गेट खुले तो आप वहाँ पर जा कर के वहाँ पर अपना परीक्षा हॉल में अपना सीट खोज लें। अपने सीट पर परीक्षा शुरू होने से पहले बैठ जाए। अपने परीक्षा जो है, जो भी सीट है, जो भी आपको हॉल नंबर मिला है, आप उसको बढ़िया से खोज लें और वहाँ पे जा कर के बैठ जाए। हाँ, इसमें लिखा हुआ बातें ना करें। कभी कभी क्या कुछ ऐसी मुद्दे हो जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि वो या तो आपको परेशान कर देगा, या आप थोड़ा सा गुदगुदाने वाली भी बात होती है, कोई हंसी मजाक की बातें हैं तो उसमें भी आप परेशान रहते हैं, आपका ध्यान भंग हो सकता है। किसी से बातें करेंगे, कुछ उल्टा पुल्टा बातें हो जाए तो उस समय परीक्षा हॉल के दौरान आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रह सकते हैं। कोशिश करें ज़्यादा किसी से बातें ना करें और तनाव में बिल्कुल ना रहे। जो पढ़े वहीं आएगा, उससे ज़्यादा बाहर तो आएगा नहीं। आपका सिलेबस सीमित है, उससे बाहर आ नहीं सकता है। इसलिए तनाव मुक्त रहें, बातें नहीं करें, क्लास में जाकर अपने सीट पर बैठ जाए। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, शुरुआत जब भी आप करते हैं परीक्षा हॉल में, अपना पेपर आपको कॉपी मिल जाती है, जब भी आपको आंसर देने की शुरुआत करना हो तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से करना चाहिए जिस प्रश्न का जवाब आपको भली भांति आता हो। कहते हैं ना, शुरुआत अगर सही होगा तो अंजाम भी इसका सही होगा, है ना। तो शुरुआत वहीं से करें जिसका आपको जो आंसर है भली भांति आपको पता हो, उसी से शुरुआत करना चाहिए। और इसके बाद बहुत सारे लड़के क्या होते हैं, परीक्षा का जो पेपर है उसको सॉल्व करते जाते हैं। उनके ये मन में भावना होती है कि नंबरिंग वाइज 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो आपको आंसर आ रहा है उसको लिखते जाइए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न को आंसर देते समय कुछ प्रश्नों का नंबरिंग कर देते हैं और उसके लिए कॉपी में जगह छोड़ देते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि भाई कॉपी तो एक ही मिलेगी, वो दोबारा पेज अलग से मिलता नहीं है कि कॉपी में अटैच कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो ऐसा होता है कि कॉपी में जगह छोड़ देने से कॉपी कम पड़ जाएगी और दोबारा कॉपी मिलेगा नहीं। तो ऐसे हालातों में जिसके प्रश्नों का आंसर आपको पता है उसके लिए जगह ही नहीं बचता है कि आप लिख पाएँ। तो इसके लिए आप क्या करें, उन प्रश्नों के लिए ही आप लिखबे ना करें, आप उसको लास्ट में लिखेंगे जिसका आपको आंसर नहीं आ रहा। ये जगह छोड़ने वाली झंझट आप ना करें, है ना। कॉपी में जिसका आंसर आ रहा है लिखते जाए और जिसका आंसर नहीं आ रहा उसको छोड़ते जाए, उसको लास्ट में देखा जाएगा, है कि नहीं। और लास्ट में क्या उपाय है मैं जिक्र कर दूंगा, अंत तक बने रहिए। अक्षर काफ़ी बड़े या काफ़ी छोटे ना हो। हाँ भाई, इसका भी ध्यान रखना होता है। अगर ज़्यादा बड़ा लिख देंगे तो फिर बात वही हो जाएगी, कॉपी आपकी कम पड़ जाएगी। और छोटा लिख देंगे तो एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या लिखे। और छोटा और बड़ा लिखने पर थोड़ा सा राइटिंग भी खराब होने का डर बना रहता है। ज़्यादा बड़ा लिखेंगे तो राइटिंग तो बनेगा लेकिन कॉपी कम पड़ जाएगी। ज़्यादा छोटा लिखेंगे तो राइटिंग थोड़ा सा खराब हो सकता है, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। एक बात और कि कॉपी नंबर को भी नोट कर लेना चाहिए। कॉपी नंबर नोट करने का मतलब क्या होता है कि कभी कभी एग्ज़ाम हॉल में आपको लगता है कि हम सही से लिख रहे हैं, फिर भी आपके उपेक्षा से कम नंबर आता है। आप सोचते हैं कि मैं 80 नंबर का लिख के लाया हूँ, 70 नंबर 90 नंबर का लिख के लाया हूँ, लेकिन आपके जो अपेक्षा रहती है उसके अलावा वो नंबर कम आता है। तो कॉपी रिटोटलिंग में इसका काम आता है। चैलेंज जो किया जाता है, आपका जब रिजल्ट आएगा आपको लगेगा कि नहीं इस कॉपी में, इस पेपर में हमारा कम नंबर आया है, तो कॉपी नंबर अगर आप नोट किए रहेंगे, आपका जो एग्ज़ाम का पेपर मिलता है उसी पर कॉपी नंबर नोट कर लीजिएगा उसका अपना।
तो जब आपको चैलेंज करना होगा तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। चैलेंज करने में आपको कॉपी नंबर मांगा जाता है। हाँ, और बात है कि जिसका आंसर नहीं आ रहा हो, हमने पहली वीडियो में आपका जिक्र कर रखा है कि आपको क्या करना चाहिए। मैंने वही बात आपको फिर से दोहराने की कोशिश नहीं करूँगा, चूँकि आप हमारा पहला वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।